लॉकडाउन का तीसरा दिन है और आप सभी से गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लें और इस वायरस को हराने का यही बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और हमारी पूरी टीम भी घर पर होती, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए खबरें जानते हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 9। एनएमसीएच में 2 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो 2 दिन में सामने आए हैं 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस। 2 नए मरीजों में से एक सरनाम अस्पताल का कर्मचारी भी शामिल है। जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक कल सरनाम अस्पताल के वार्ड बॉय का टेस्ट पॉजिटिव निकला था और ऐसे में बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। मरीज के बारे में पहले क्यों नहीं दी जानकारी? जांच पूरी होने से पहले क्यों डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिया गया? जांच के दौरान क्या परिजन को अलर्ट किया गया? सैफ के संपर्क में आए लोग कहां हैं? सैफ के परिजनों के संपर्क में कौन कौन लोग आए? जो संपर्क में आए उनका क्या होगा? एम्स ने मरीज के बारे में पहले क्यों नहीं दी जानकारी? जांच पूरी होने से पहले क्यों डेड बॉडी? तो न्यूज़ 18 के ये सवाल हैं। ये सवाल पुराने जरूर हैं, लेकिन ये सवाल अब जायज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सरनाम अस्पताल में सैफ ने डायलिसिस करवाई थी और उसी अस्पताल का एक कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया है, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो अब जरा सोचिए कि सैफ ने किन किन लोगों के साथ कितना वक्त बिताया, कहां उसने इलाज करवाया, जो लोग उसके इलाज में शामिल थे उनकी जांच होनी चाहिए था, लेकिन कहीं से भी कोई पहल नहीं दिखी। जब सरनाम अस्पताल का नाम सामने आया कि वहां उसने डायलिसिस की थी, उसी समय एक्शन में आना चाहिए था और आइसोलेट करने की व्यवस्था की जाई थी, लेकिन क्वारंटाइन करने की बजाय छोड़ दिया गया। नतीजा यह हुआ कि वहां का एक कर्मचारी जो कहीं ना कहीं सैफ के संपर्क में आया था वो पॉजिटिव निकला। अब चिंता बढ़ गई है क्योंकि लगातार बिहार में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि जो लोग संपर्क में आए उनका क्या हुआ, वे कहां हैं, किस स्थिति परिस्थिति में हैं, किस हॉस्पिटल की तरफ उन्होंने रुख किया है या फिर घर में हैं, खुद को छुपा रहे हैं, ये सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों का जवाब तलाशना होगा जल्द से जल्द, जितनी तेजी में, जितनी जल्दबाजी में, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि सैफ ने कहां कहां मूव किया, किन किन लोगों से मिला, किस किस अस्पताल में गया और क्या उन लोगों की क्या अभी तक पहचान हो पाई है, लिस्ट तैयार हो पाई है। और चलिए कोरोना पर अब तक का अपडेट भी जान लीजिए। तो भारत में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 707 के पार हो गई है, लेकिन जिसमें 46 मरीज स्वस्थ हैं और अब तक 17 मरीजों की मौत हो चुकी है। बिहार का आंकड़ा बताता है कि कुल 9 पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। मुंगेर के एक मरीज की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 3 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। झारखंड का अपडेट कहता है कि अभी एक ऐसा राज्य है झारखंड जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी केस अभी तक नहीं मिला है। और अब तक की बड़ी बातें जरा देखिए। भारत में 725 के पास कोरोना जो मरीजों की संख्या पहुंची है। कोरोना से संक्रमित 17 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। अंडमान निकोबार में दूसरा कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। अपडेट ये है कि अंडमान में पहले संक्रमित मरीज के साथ उसने यात्रा की थी, जिस वजह से यह उस तक पहुंचा। भारत में समुदाय स्तर पर कोरोना संक्रमण के सबूत नहीं हैं। महाराष्ट्र में एक परिवार के 12 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोविड-19 टेस्ट के लिए 35 प्राइवेट लैब को मंजूरी मिल गई है। यूपी में फंसे बिहारियों को सुरक्षित घर भेजेगी योगी सरकार। सीआरपीएफ कर्मियों ने 1 दिन का वेतन राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कराया। महाराष्ट्र के पिंपरी के 3 कोरोना मरीज नेगेटिव पाए गए। बिहार में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 9 हो गई। पटना के एनएमसीएच में 2 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि दर्ज की गई। पीएमसीएच में आज से फ्लू कॉर्नर काम करने लगेगा।
आईजीआईएमएस में आज से 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। कोरोना जांच के लिए निजी क्षेत्र से किट खरीदे जाएंगे। बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर 15 रुपए बढ़ा दी गई है। प्रवासी श्रमिकों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। 18003456 पर आप सहायता मांग सकते हैं। नगर निकायों में 1 महीने तक टैक्स वसूली नहीं की जाएगी। 30 जून तक बिना विलंब के जमा कर सकते हैं आप जीएसटी। झारखंड में अभी तक कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है। रिम्स का ट्रॉमा सेंटर बना कोविड-19 अस्पताल। खेलगांव में बना 243 बेड का आइसोलेशन वार्ड। क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर रांची में 2 पर केस दर्ज। सीएम का निर्देश, राज्य से बाहर नहीं जाए खाद्यान्न। 3 दिन तक दूध नहीं खरीदेगा मिल्क फेडरेशन। हेल्पलाइन नंबर 181 पर बाहर फंसे लोगों ने मांगी है मदद। गांव में लोगों ने बाहरियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। सरहुल पर आज जुलूस नहीं निकालने का फैसला लिया गया है। केरल में फंसे पाकुड़ के 100 मजदूर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। विश्व में कोरोना प्रभावितों की संख्या 5 लाख के पार चली गई है। दुनिया भर में 23,000 से अधिक की मौत दर्ज की गई। सबसे अधिक इटली में 8,000 से अधिक लोग मौत के मुंह में समा गए। लॉकडाउन में 200 करोड़ से अधिक लोग घर में कैद हैं। अमेरिका में 82,179 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। अमेरिका में गुरुवार को 13,968 पॉजिटिव मरीज सामने आए। अमेरिका में अब तक 1,177 लोगों को कोरोना से उनकी मौत हुई है। स्पेन में मृतकों का आंकड़ा 4,000 के पार चला गया। स्पेन में एक दिन में 498 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मृतकों की संख्या पहुंच गई है 578। और इस बीच देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच दूरदर्शन ने बड़ा फैसला लिया। दूरदर्शन ने मशहूर सीरियल रामायण को दिखाने का फैसला लिया है और कल सुबह 9 बजे पहला एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। वहीं दूसरा एपिसोड रात के 9 बजे प्रसारित करने का फैसला लिया गया है। तो जब आप घर पर हैं तो रामायण देखिए और एक ऐसा सीरियल, एक ऐसा धारावाहिक जो आपको बांधे रखेगा और इससे कई बातें आप सीख सकते हैं। तो कल सुबह देखना मत भूलिएगा। 9 बजे से पहला एपिसोड प्रसारित किया जाना है दूरदर्शन पर, इसलिए दूरदर्शन देखिए 9 बजे पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड रात के 9 बजे, यानी कि एक दिन में आप 2 एपिसोड देख सकते हैं और कहानी बढ़ेगी, रामायण देख पाएंगे और एक बार फिर आप अपनी जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लोगों को भी कह पाएंगे, यानी बच्चों को भी दिखा पाएंगे कि देखिए रामायण क्या है, रामायण को समझिए। और बड़ी खबर आ रही है सिवान से, जहां एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पीएमसीएच में भर्ती था युवक, उसके परिवार के 12 सदस्य पटना भेजे गए हैं। स्पेशल एम्बुलेंस से पटना उन्हें लाया गया है। जिला प्रशासन ने पूरे गांव को घेर लिया है। तो सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला, उसके बाद उसके परिवार को स्पेशल एम्बुलेंस से पटना लाया गया। वो युवक पीएमसीएच में भर्ती था, उसके परिवार के 12 सदस्य पटना भेज दिए गए हैं। स्पेशल एम्बुलेंस के जरिए उन्हें पटना पहुंचाया गया है और जिला प्रशासन ने पूरे गांव को ही घेर रखा है। तो कोरोना ब्रेकिंग इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सिवान का एक युवक कोरोना पॉजिटिव, उसके बाद उसके परिवार के 12 सदस्य पटना भेजे गए हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक साथ उसके परिवार के 12 लोगों को स्पेशल एम्बुलेंस से पटना भेजा गया, रिपोर्ट क्या आई है? देखिए, जिस वक्त हमने बताया है कि कोरोना पॉजिटिव के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और आरएमआरआई में जांच के बाद सुबह में जिस 2 नए मरीजों में पुष्टि हुई उसमें एक सिवान का रहने वाला है। और सिवान जिला प्रशासन ने जब पता किया है तो वहां के 12 लोग कहीं ना कहीं जांच के घेरे में आ गए हैं और दहशत जो है सिवान में ज्यादा बन गया है, क्योंकि एक साथ 12 लोग जो है उनके सैंपल्स अभी इकट्ठा किए गए हैं और उनको भी आरएमआरआई भेजा जा रहा है। मरीजों का आंकड़ा जो है 9 तक है और
जो नए मरीज हैं उनके मिलने को लेकर जो है लगातार जांच पड़ताल भी जारी है, सैंपल्स लिए जा रहे हैं। राज्य के आईजीएमएस का रिपोर्ट अभी जो है कुछ देर बाद आने वाला है। आईजीएमएस में जो भी सैंपल्स गए थे वो 12 घंटे बाद यानी 12 बजे दिन में आज जो सैंपल्स है उसका रिपोर्ट आने वाला है। साथ ही आरएमआरआई से कई रिपोर्ट 12 बजे तक आने वाला है। उसके बाद जो आंकड़े हैं उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं वृद्धि हो जाए, जो अंदाजा और आशंका लगाई जा रही है। बिल्कुल रजनीश, आप नजर बनाए रखें, इस खबर पर नजर बनाए रखें। आपके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन आपको सीधे जोड़ते हैं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। After extensive discussions, the MPC voted for a sizable reduction in the policy repo rate and for maintaining the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target. While there were some differences in the quantum of reduction, the MPC voted by a 4-2 majority, that is by a 4:2 majority, to reduce the policy repo rate by 75 basis points to 4.4%. I repeat, the rate cut decision is 75 basis points, and accordingly the repo rate stands reduced from 5.15% to 4.4%. Simultaneously, the fixed rate reverse repo rate, which sets the floor of the liquidity adjustment facility, that is the LAF corridor, was reduced by 90. और खबर है कि जुमे पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपील की है, नमाज के लिए घरों से आप बाहर नहीं निकलें, घर में ही अदा करें जुमे की नमाज। तो हैशटैग स्टे होम, इसका पालन किया जा रहा है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपील की है कि आज की जो नमाज है उसे आप मस्जिद में नहीं बल्कि अपने घर में अदा करें और घर से बाहर आप ना निकलें। तो हैशटैग स्टे होम लगातार हम प्रचारित कर रहे हैं इस बात को लेकर कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपनों के बीच में रहें और कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी हो तभी आप घर के बाहर निकलें, लेकिन वो भी भीड़ में का हिस्सा ना बने, भीड़ से दूर रहें, दूरी बनाए रखें। और बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि जितनी दूर आप खड़े होंगे आप तक कोरोना की पहुंच उतनी ही कमज़ोर होगी। इसलिए ज़रूरी है कि दूरी आप बनाए रखें, घर में ही आप आज जुमे की नमाज अता करें। ये धर्मगुरुओं की भी सलाह है, जो कि आपके धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी अपील की है आपसे कि आप कम से कम। और मौलाना अनिसुर रहमान से कुछ देर पहले हमने बात की थी, उन्होंने भी आपसे यही अपील की कि आप घर से बाहर ना निकलें। कोरोना को देखते हुए, इस वायरस को देखते हुए, इसके संक्रमण को देखते हुए बेहद ज़रूरी है कि आप पहले खुद को बचाएं और अपने घर से ही जुमे की नमाज अदा करें। तो एक अपील की गई है और हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग कोशिश कर रहे हैं, अपने अपील के जरिए अपने धर्मगुरुओं को सामने ला रहे हैं। धर्मगुरु खुद ब खुद सामने आ रहे हैं और वो ये अपील कर रहे हैं कि आप अभी ज़रा दूरी बनाकर चलें, सुरक्षित रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा पूरे देश के लिए, समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। हालांकि ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ मस्जिदों के भीतर जिस तरह से एक वीरानी छाई हुई है, वो इसलिए है कि ये जागरूकता है। आप ये ना समझें कि यहाँ कोई मौजूद नहीं है, सभी का जो मन है इस मस्जिद के भीतर है, लेकिन वो ज़रूर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तभी इस ज़िंदगी का भी मोल समझ में आएगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को बचा कर रखें, दूसरों को भी बचा कर रखें। नौशाद हमारे साथ तो सीधे जुड़ चुके हैं। नौशाद, मस्जिदों की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, जो धर्मगुरु हैं लगातार अपील कर रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर? जी बिल्कुल, देखिए विवेक, जब से ये लॉकडाउन की घोषणा हुई है, इस महामारी को के रोकथाम के लिए तमाम जो है समाज के लोग जो है जागरूक हुए हैं और पीएम और सीएम के अलावा प्रशासन की जो कोशिश रही है उसका भी असर देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए यहाँ पे तमाम जो धर्मगुरु हैं, तमाम लोगों ने एक सर्वसम्मति से एक फैसला लिया है कि लॉकडाउन का, चूँकि आज पहला जुमा है लॉकडाउन होने के बाद, और इस जुमा में चूँकि भारी तादाद जो है वो मस्जिदों में जो है वो पहुँचती है नमाज अदा करने के लिए, तो उसको देखते हुए
एक ऐलान किया गया और ये सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि जुमा की नमाज जब तक लॉकडाउन जो है रहेगा, इस महामारी का खतरा जब तक नहीं टलता है तब तक जो है ना ये मस्जिदों में नमाज जो है अदा नहीं होगी। 2-4 लोग जो है ज़रूर यहाँ पे जो मस्जिद के अंदर, हाँ हमारे साथ मौजूद है धर्मगुरु डॉक्टर ओबिदुल्ला कासमी जो कि एकरम मस्जिद के इमाम भी है। किस तरह से फैसला लिया गया और किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? रात मजलिस उलमा झारखंड की मैंने मीटिंग बुलाई थी और उसमें तमाम लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला लिया है कि मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए मुल्क के बड़े बड़े दीनी और मजहबी इदारों के ज़िम्मेदारों और उलमा और मुफ्तियों ने जो फतवा लिया है, उसी फतवे की रोशनी में जब तक ये ब्रेक डाउन रहेगा, जुमे की नमाज, लॉकडाउन रहेगा, जुमे की नमाज लोग अपने घरों में पढ़ेंगे ज़ुहर की, और मस्जिद के इमाम मौज़िन और मुंतज़िमीन जो है 2-4 आदमी वही नमाज पढ़ेंगे। अब बाकी लोगों को कह दिया गया है कि वो जुमा के बजाय ज़ुहर की नमाज़ पढ़ें और 5 वक्तों में भी वो अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, मस्जिद ना आएँ। और बता दिया गया है कि चूँकि ये कोरोना वायरस भीड़ से फैलता है और सरकार की जितनी कोशिशें हैं वो इंसानी सेहत को बचाने के लिए हैं, हमारी हिफाजत के लिए हैं, इसीलिए आवाम से अपील भी की गई है कि आप बिला वजह सड़कों पर ना निकलें, इसलिए कि इतना ख़तरनाक बीमारी है कि इसका कोई बचाव सिवाय हिफाजत के और सुरक्षा के अपने आप सतर्कता के कोई नहीं है। हम जितना परहेज़ करेंगे उतना बीमारी से महफूज रहेंगे और मुसीबत की इस घड़ी में भारत के हम लोग सरकार इंतज़ामिया के साथ हैं और सरकार इंतज़ामिया की तरफ से जो भी अमली इक़दाम या जो भी गाइडलाइन दिया जा रहा है तमाम नागरिक उसका पालन कर रहे हैं और करना चाहिए, इसलिए कि सारी व्यवस्था हमारी हिफाजत और सेहत और सुरक्षा के लिए है। अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो इसका नुकसान सिर्फ हम ही को होगा। तो मस्जिदों से बराबर जो है वो ऐलान भी हो रहा है, लोगों से अपील कर रहे हैं, उसका कितना असर देखा जा रहा है? मोहल्ला में लोग जमा तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, उसका बहुत असर हुआ। मस्जिदों में माइक से ऐलान किया गया और 2-3 पहले जो है नमाज में ऐलान कर दिया गया कि भाई आप लोग अब नमाज अपने घरों में पढ़ें, इसलिए कि इंसान बचेगा तब वो नमाज पढ़ेगा या पूजा अर्चना करेगा। अगर इंसान की सेहत नहीं रहेगी और खुद नहीं बचेगा तो क्या इबादत करेगा? इसीलिए कोरोना से डरना नहीं बल्कि कोरोना को हराना है। और ख़ुद इस्लाम में पैगंबर इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सबसे कीमती इंसानी जान है, खाने काबा से भी ज़्यादा मोहतरम इंसान की जान है, मोमिन की जान है। इसलिए कि हम रहेंगे तभी तवाफ़ होगा, तभी नमाज़ पढ़ी जाएगी, तभी इबादत का निज़ाम चलेगा। यानी विवेक ये पूरे तौर पे जो है मस्जिदों से लगातार जो है ना वो ऐलान हो रही है, घोषणा हो रही है कि लोग अपने घरों से बाहर ना जाएं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लेने के लिए वो सरकारी जो फरमान है उसके अनुसार वो जो है ना सामान जो है ना अपनी ख़रीदारी करें और लोगों को घरों में रहने की अपील बराबर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब लॉकडाउन की स्थिति में एक सीधा मैसेज आपने सुना कि आप जो जुमे की नमाज है वो अपने घर से ही अता करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड सरकार के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पूरी तरह से मुस्तैद है और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव ने कहा है कि उनकी पार्टी के नेता लोगों की समस्या दूर करने में जुटे हैं। उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की है और इस वैश्विक महामारी से निपटने की उम्मीद जताई है। लोग इस प्रयास में है कि जो लोग भी इस राज्य से बाहर हैं उन लोगों को कोई भी असुविधा नहीं हो और वो लोग अपने अपने घरों में सही सलामत पहुंच जाएं। तो इस प्रयास में पूरी तरह से संगठन लगा हुआ है और जो माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं या जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों के लोगों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। एक दूसरे का हम लोग साथ दे करके हम लोग अगर लड़ें इसमें तो निश्चित रूप से सरकार का जो निर्देश है, सरकार का जो सलाह है उससे हम लोग इस महामारी पर काबू पा सकते हैं। और मुजफ्फरपुर में कोरोना के प्रकोप से शहर से लेकर गांव तक के लोग सहमे हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में कोरोना से जंग की प्रशासनिक और जनता तैयारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने। पूरे विश्व में कोरोना का प्रकोप है, भारत में भी प्रकोप है, तो जाहिर है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में भी है। ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति है, वहां इसकी क्या बंदोबस्त है इससे बचाव के लिए या फिर लोग क्या सोचते हैं, यह जानने के लिए हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के शहरी इलाके से सटे मधुबनी के पकरी इस्माइल गांव में। तो आप देख सकते हैं सड़क की हालात की, सड़कें सूनी है
लोग अपने घरों में हैं, चूंकि लॉकडाउन करने की स्थिति बताई गई है। और अभी हम उस विद्यालय पर हैं जिस विद्यालय को चिन्हित किया गया है कि बाहर के लोग जो आएंगे यहाँ उनको आइसोलेट किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज यह विद्यालय बंद है, यहाँ कोई व्यवस्था अभी तक नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि ताला बंद है। हालात जानने के लिए यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं अभय जी, ये बंद है। हाँ, बंद है अभी तक। मैडम बोले थे कि जब लोग आएंगे तब इसका सूचना दीजिएगा तो इसका चाय मिलेगा। अच्छा, तो फिलहाल तो ये तो उल्लंघन हो गया ना? उल्लंघन हुआ है। कुछ और लोग से जानेंगे। आप लोग क्या मानते हैं कि ये कोरोना का जो प्रकोप है शहर का ही है कि गांव में भी आ सकता है? इसमें गांव में महामारी टाइप का फैल जाएगा। अगर गांव का सही रूप से बचाव नहीं हुआ, क्योंकि गांव के लोग कम शिक्षावान होते हैं। आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी संस्था के मुख्य प्रशासक और स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर राजयोगिनी दादी जानकी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। राजयोगिनी दादी जानकी जी ने माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में 104 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। राजयोगिनी दादी जानकी दुनिया की एकमात्र महिला थीं जिन्हें मोस्ट स्टेबल माइंड इन वर्ल्ड का खिताब हासिल था। स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर दादी जानकी जी का अंतिम संस्कार शाम 3:30 पर ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन में होगा। दुनिया भर में दादी के नाम से मशहूर राजयोगिनी दादी जानकी का जन्म 1 जनवरी 1916 को मौजूदा पाकिस्तान में हुआ था। दादी जानकी ने 21 साल की उम्र में ही आध्यात्मिक पथ को अपना लिया। सन 1970 में भारतीय संस्कृति, मानवीय मूल्यों और राजयोग का संदेश देने के लिए पश्चिमी देशों का उन्होंने रुख किया। 27 अगस्त 2007 को उन्होंने ब्रह्म कुमारीज की मुख्य प्रशासिका बनी। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन आपसे अपील वही है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।